नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। पश्चिम बंगाल में आशा कार्यकर्ताओं पर ममता सरकार के आक्रोश ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के प्रति लोगों के गुस्से को और बढ़ा दिया है। राज्य की 70,000 आशा दीदियों की मांग पर ममता सरकार की चुप्पी ने आशा कार्यकर्ताओं की उम्मीद को भी खत्म किया। राज्य में एसआईआर की प्रक्रिया में स्पेशल ऑब्जर्वर्स की सुरक्षा पर कोलकाता हाईकोर्ट ने भी चिंता जाहिर की है। ऐसे में राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है। ममता सरकार पर उठ रहे सवालों पर होगी विस्तार से चर्चा। साथ ही होगी बात दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच पर तकनीक से लेकर ताकत पर नए भारत का फोकस है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई को लेकर भारत के नजरिए को दुनिया के सामने रखा। कहा कि आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। विश्व आर्थिक मंच से भारत की आर्थिक ताकत और निवेश क्षमता पर भी होगी विशेषज्ञों से चर्चा। लेकिन इन दोनों ही चर्चाओं से पहले आइए नजर डालेंगे न्यूज नाइट की हेडलाइंस पर। पदभार संभालते ही भाजपा के नवनियुक्त अध्यक्ष नितिन नवीन ने कसी कमर। नए कप्तान ने बुलाई पार्टी पदाधिकारियों की बड़ी बैठक। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर रहा बैठक का एजेंडा। दावोस में वैश्विक आर्थिक मंच से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव का बड़ा ऐलान। अगले कुछ वर्षों में दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा भारत। पिछले एक दशक में देश में हुए अभूतपूर्व परिवर्तनों को बताया कारगर। एसआईआर से लेकर आशा वर्कर्स के मुद्दे पर घिरी ममता सरकार। स्वास्थ्य सचिव से वार्ता विफल रहने के बाद भड़का आशा दीदियों का आक्रोश। वहीं 4 अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर चुनाव आयोग सख्त। पश्चिम बंगाल मुख्य सचिव से मांगी रिपोर्ट। कैबिनेट ने दी सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता की मंजूरी। एमएसएमई सेक्टर को बूस्ट, कारोबार को रफ्तार से 1 करोड़ से अधिक रोजगार पैदा होने का अनुमान। अटल पेंशन योजना की अवधि बढ़ाने पर भी लगी मुहर। अमित शाह ने गीता प्रेस की पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक के विमोचन समारोह को किया संबोधित। कहा, सनातन को तोड़ने की कोशिश रही नाकाम। सभ्यता तलवार के बल पर नहीं, ज्ञान पर होती है विकसित। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन कमान संभालते ही आज एक्शन मोड में दिखे। वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक में बीजेपी के नए कप्तान ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए बेहद तत्परता के साथ तैयारियों की रिपोर्टिंग ली और ये साफ कर दिया कि इन चुनावों में बीजेपी को हर हाल में विजयश्री दिलाना ही पार्टी के हर कार्यकर्ता की प्रतिबद्धता है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन एक्शन मोड में हैं। बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नवीन ने जहां अपने निर्वाचन और अभिनंदन के पहले ही दिन संगठन में प्रभारी की नियुक्ति कर डाली, वहीं अपने निर्वाचन के दूसरे ही दिन पार्टी पदाधिकारियों की एक बड़ी बैठक बुलाई। बीजेपी के विस्तारित राष्ट्रीय मुख्यालय पर आयोजित बैठक में बीजेपी के सभी राष्ट्रीय और प्रदेश पदाधिकारियों को आमंत्रित किया गया। बैठक में सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी शामिल हुए। बैठक की शुरुआत में नवनिर्वाचित अध्यक्ष नितिन नवीन ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इसके बाद नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का स्वागत किया गया। इस मौके पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत किया। बैठक के एजेंडे पर जानकारी देते हुए भाजपा महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा की सरकार बनेगी। केरल में बीजेपी का बेहतर प्रदर्शन होगा। तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी हम सरकार बनाएंगे। स्थानीय निकायों में बीजेपी को मिल रही कामयाबी पर भी बैठक में चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में भी बन रही है, असम में भी तीसरी बार रिपीट हो रही है, केरल में भी भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा अच्छा प्रदर्शन हो रहा है, सरकार बनाएंगे। और उसके साथ साथ तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। पुडुचेरी की भी बहुत अच्छी रिपोर्ट है, फिर से वहां पे रिपीट करेंगे एनडीए की। बैठक में विकसित भारत जी राम जी कानून को लेकर संतोष जताया गया, जबकि मन की बात कार्यक्रम की सफलता का भी जिक्र हुआ।
राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया। नए अध्यक्ष नितिन नवीन पूरी ओज और ऊर्जा के साथ संगठन के कामकाज को देखने, परखने और समझने की कोशिशों में जुट गए हैं। ये इस बैठक का साफ संदेश और संकेत दोनों है। बीजेपी में बड़े चेहरों की कमी नहीं है, लेकिन इन चेहरों के बीच सिर्फ 45 साल के नितिन नवीन को भाजपा का अध्यक्ष बनाकर बीजेपी ने तुरुप का पत्ता खेला है और बीजेपी के नए अध्यक्ष एक्शन मोड में है, बीजेपी के नए अध्यक्ष फॉर्म में है। शायद यही वजह है कि अपने निर्वाचन के दूसरे ही दिन उन्होंने बड़ी बैठक बुलाकर ये संकेत दे दिया है कि आने वाले दिनों में पार्टी को और भी चुस्त दुरुस्त किया जाएगा। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। कोलकाता में आशा वर्कर्स का विरोध प्रदर्शन जारी है। वो अपने भत्ते को बढ़ाकर 15,000 रुपए करने की मांग कर रही हैं। वर्तमान में उन्हें 5,000 रुपए प्रति माह दिया जाता है। पश्चिम बंगाल के विभिन्न जिलों से आई आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय स्वास्थ्य भवन पहुंचने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया। कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर को लेकर बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच तृणमूल कांग्रेस के लिए राज्य के आशा वर्कर्स के आक्रोश ने एक नई समस्या पैदा कर दी है। बुधवार को आशा वर्कर्स ने ममता सरकार के खिलाफ सशक्त विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। वे अपने न्यूनतम भत्ते में वृद्धि की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आई हैं। आशा कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया और मार्च निकाला। स्वास्थ्य विभाग के मुख्यालय की ओर कूच कर रही आशा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी ले लिया और स्वास्थ्य भवन के आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं सुबह के समय पुलिस ने कोलकाता जाने वाली आशा कार्यकर्ताओं को स्टेशन पर रोक दिया था, जबकि बोलपुर स्टेशन पर उन्हें ट्रेन से उतार दिया गया। इसके विरोध में आशा कार्यकर्ताओं ने खुलकर अपनी नाराजगी जताई और पुलिस के इस कदम को लोकतंत्र के खिलाफ बताया। उनका कहना था कि उनका आंदोलन शांतिपूर्ण है और उसे किसी भी स्थिति में दबाया नहीं जा सकता। इस बीच आशा वर्कर्स की राज्य के स्वास्थ्य सचिव से बात हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं निकल सका। अपने मांग को लेकर कलकत्ता आ रहे थे, उनको रेल से उतारा गया, उनको रोका गया। फिर भी इसके बावजूद हजारों के तैनात में आशा वर्कर्स सॉल्ट लेक के स्वास्थ्य भवन के जो धरना स्थल था वहां तक पहुंच गए। वो लोग धर्मतला तक पहुंच गए और जिसके चलते सरकार को बात करना पड़ा। भाजपा ने कहा है कि आशा कर्मी कई सालों से समस्याओं का सामना कर रही हैं। बीजेपी नेता लॉकेट चटर्जी ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने पहले कहा था कि इनका भत्ता बढ़ा देंगे, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं होता। ये बहुत ही शर्म की बात है। ये शर्म सरकार का है, आशा का नहीं है। आशा आज लड़के दिखा दिए हैं। वो जो आज रास्ता में बैठ गए हैं, रेल लाइन में बैठ गए हैं, सड़क पर बैठ गए हैं, ये और भी तेजी से बढ़ेगा। सरकार के एक लाइन में जो गुंडागर्दी आज किए हैं ये सब बंद करना है और हमारा जो फिक्स भत्ता है वो बढ़ाना है। ये आज का समस्या नहीं है, सालों साल समस्या चल रहा है। आशा कर्मी लोग भी बोर्ड में काम करते हैं, यूज भी करते हैं वो बोर्ड में, लेकिन जब वोट चले जाते हैं टाटा बाई बाई कर देते हैं। और 5,000 रुपया बहुत साल से देखिए ना, 5,000 रुपये ही है। इन लोगों को वोट के पहले बोलते हैं कि आप 10,000 करेंगे, 15,000 करेंगे, उसका हम लोग 1 लाख रुपया हम लोग बीमा बना देंगे, लेकिन कुछ नहीं किया, सिर्फ यूज एंड थ्रो। पश्चिम बंगाल में 4 अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई को लेकर चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। राज्य के मुख्य सचिव से 72 घंटे में रिपोर्ट तलब की गई है। आयोग ने यह भी आदेश दिया है कि यह जांच की जाए कि किस विभाग ने निर्देशों का पालन करने में विफलता दिखाई। संबंधित रिपोर्ट 24 जनवरी को शाम 5 बजे तक चुनाव आयोग के पास जमा करनी होगी। पश्चिम बंगाल में नए डीजीपी की नियुक्ति को लेकर गतिरोध पैदा हो गया है। इस मामले में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की प्रिंसिपल बेंच ने राज्य सरकार को निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी की नियुक्ति को लेकर नया पैनल भेजने को कहा गया है। बेंच ने निर्देश दिए हैं कि पैनल बनाने वाली समिति 28 जनवरी तक एक बैठक बुलाकर पैनल तैयार करे।
मामले की अगली सुनवाई 11 मार्च को होगी। दरअसल मौजूदा डीजीपी राजीव कुमार का कार्यकाल 31 जनवरी को खत्म हो रहा है। राज्य सरकार ने डीजीपी पद के संभावित उम्मीदवारों का एक पैनल केंद्र सरकार को भेजा था, लेकिन भारतीय लोक सेवा आयोग ने उस पैनल को वापस भेज दिया है। ऐसे में सूबे में पूरी कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार निशाने पर है। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरव दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो पश्चिम बंगाल के मौजूदा हाल में आज जिस तरह से आशा कार्यकर्ताओं को लेकर जो बर्ताव रहा, उसी पर विस्तार से बात कर रहे हैं। आज हमारा विशेष है ममता से टूटी आशा। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर अब्र हुसैन, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, मोहम्मद एहतशामुल हक, टीएमसी समर्थक हैं, प्रकाश टिंडालिया, संपादक, राष्ट्रीय महानगर कोलकाता से। सबसे पहले एहतशामुल हक, आप ही के पास आना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि 70,000 आशा कार्यकर्ताएं हैं। ये आशा दीदियां 23 जिलों में पूरी ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था को बरकरार रखती हैं। ऐसे में इस तरह का बर्ताव, इतनी नाराजगी, एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर इतनी सख्ती किस लिए? देखिए रितु वर्मा जी, नमस्कार। बहुत अच्छे सवाल आप कर रहे हैं आशा का वर्कर को लेकर के, लेकिन कहने का मतलब ये है कि ये प्रोटेस्ट करने का सभी को अधिकार है। हर आदमी अपनी अपनी मांग रखने का संवैधानिक हमारे अधिकार दिया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं समझिए इसको भारतीय जनता पार्टी इसको हवा देकर के तूल देने की कोशिश की जा रही है। और जिस हिसाब से हमारे स्वास्थ्य भवन का घेराव किया गया है, इस हिसाब से कहीं कानून व्यवस्था को समझ लिए कि वो अपने हाथों में लेने चाह रही है। कानून व्यवस्था अगर हाथ में लगी तो पुलिस अपने हिसाब से काम करेगी। तो ये बात स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहता हूं कि वो प्रोटेस्ट करे, लेकिन हर चीज किसी चीज का सीमित होता है, दायरा होता है, लेकिन कानून व्यवस्था को अगर हाथ में लेगी अगर आशा कर्मी। एहतशामुल जी, इसलिए जानना चाहेंगे कि आशा कार्यकर्ताएं क्या अपने साथ कुछ हथियार लेके चल रही थी रेलगाड़ियों में जब इन्हें स्टेशनों पे उतारा गया? ये दृश्य आप इस समय सामने खुद ही देख रहे होंगे, जिस तरह से इन लोगों को तमाम जिलों के स्टेशन से उतारा गया है और कोलकाता तक नहीं पहुंचने दिया गया है। उसके पीछे का कारण ये किस तरह से एक तरह से पूरी व्यवस्था के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो रही थी? देखिए, मैं रितु जी एक बात कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन को बढ़ावा देने का काम कर रही है और उसमें समझ लिए कि आग में घी डालने का काम कर रही है। हर किसी को अधिकार है, हर किसी को हक है कि प्रोटेस्ट करने का एक सीमा होता है, लेकिन जहां पर आशा स्वास्थ्य भवन ही को इस हिसाब से घेराव करने जा रहे हैं और उसके बाद में क्या है कि कानून व्यवस्था को अपने हाथों में लेना चाह रही है, तो इस तरह की तो नहीं होनी चाहिए। तो प्रशासन अपना काम कर रही है और इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। प्रोटेस्ट कीजिए, आप दायरे में रह के कीजिए। 23 दिसंबर से ये आशा दीदियां मांग कर रही हैं अपने वेतन को बढ़ाने के लिए, और उस मांग पर अभी तक ममता सरकार का क्या रुख है? देखिए, उस पर सोच विचार किया जा रहा है, उस पर गौर फिक्र किया जा रहा है। कोई भी चीज तो इतना जल्दी कोई चीज नहीं हो जाएगा। प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो प्रोटेस्ट करने का उनका अधिकार है, वो प्रोटेस्ट समझ लिए दायरे में रह के करें। एहतशामुल जी, ये वो पार्टी कह रही है, एहतशामुल जी, ये वो पार्टी कह रही है जब राज्य में कोई भी घटना होती है और सड़कों पर प्रोटेस्ट होता है, चाहे विपक्षी पार्टी प्रोटेस्ट कर रही हो या समाज का कोई हिस्सा प्रोटेस्ट कर रहा हो, तो टीएमसी की मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद उस प्रोटेस्ट की मुखिया बनकर आगे निकलती हैं। ऐसे में आप प्रोटेस्ट के लिए अगर ये बात कर रहे हैं कि आशा दीदियों का प्रोटेस्ट नहीं सही है और बाकी हर तरह के प्रोटेस्ट सही हैं, ये आशा दीदियां निहत्थी अपने साथ अगर तमाम जिलों से अगर सड़कों पे उतर के अपनी मांग के लिए आ रही हैं, तो आप उनके साथ आपका ये रवैया है। हमारे साथ अब्र हुसैन भी जुड़े हुए हैं। अब्र हुसैन, इनका यही कहना है कि ये पूरा बीजेपी स्पॉन्सर्ड एक है, तो आशा दीदियों का प्रदर्शन। और एहतशामुल जी, एक बात और आपको बता दें, तमाम राज्यों में हमने देखा है आशा दीदियों ने अपने मानदेय को बढ़ाने के लिए अपनी मांग रखती हैं, एक प्रोटेस्ट करती हैं, प्रदर्शन करती हैं, अपनी मांग को सरकार के सामने रखती हैं। तो इसमें कुछ ऐसा खराब नहीं है और किसी भी राज्य सरकार के लिए वो कोई एक चैलेंज नहीं बन जाती हैं, कोई एक खतरा नहीं होती हैं प्रशासन के लिए और कानून व्यवस्था के लिए। अब्र हुसैन, देखिए, टीएमसी गवर्नमेंट के पास कोई पॉइजनस दारू पी के मर जाता है तो उनको देने के लिए 2 लाख रुपए का पैसा होता है, जबकि गवर्नमेंट रिलेटेड ही नहीं है पूरे उस मैटर के साथ।
लेकिन आशा दीदियों को देने के लिए पैसा टीएमसी सरकार के पास नहीं है। आशा दीदी कितने दिनों से मांग कर रही है, सिर्फ 5,000 वेतन में कैसे चलेगा आज के दौर में? उनका कुछ भी नहीं देते हैं ये लोग। जो भी पैसा केंद्र से आता है वो तो लूट लाट के खा जाते हैं ये लोग, टीएमसी गवर्नमेंट वाले। और आशा दीदिया है जो है ये ऐसे जीवन काट रही है। उन्होंने बार बार ये मांगा कि उनको ठीक से वेतन दिया जाए और उनकी अगर कोई सर्विस करते वक्त वो उनका ध्यान हो गया तो 5 लाख रुपए उनके परिवारों को दिया जाए। ऐसे कुछ जायज मांगे हैं उनकी मांगे को सुनने के बजाय पुलिस एट्रोसिटी दिखाया टीएमसी गवर्नमेंट ने उनके ऊपर। आज पुलिस प्रशासन टीएमसी गवर्नमेंट हमारे दीदियों का सम्मान नहीं कर पा रही है और ये लोग बोलते हैं कि बांग्ला निजर में ही चाहिए, ये उनका नारा है इलेक्शन के टाइम पे। आप सोच सकती है क्या? आज उनको आने नहीं दिया गया। और फैक्ट क्या है, आज शास्त्र भवन के जो अधिकारी थे उनके साथ शेड्यूल्ड मीटिंग था आशा दीदियों का। शास्त्र भवन के अधिकारियों ने ही आज का डेट दिया था मीटिंग के लिए। उसके बावजूद पुलिस प्रशासन को यूज करके इनको आने नहीं दिया गया शास्त्र भवन तक। आप फिर क्या बोलेंगे? इनको क्या बोलेंगे आप बोलिए? मतलब ये लोग जितने दिन सरकार में रहेंगे कोई प्रॉपर डिमांड ये लोग सुनेंगे नहीं। आशा दीदियों का कोई राहत नहीं मिलेगा। इनफैक्ट पूरा राज्य को ये लोग पूरा खराब कर रहे हैं। प्रकाश जी इश्तेआमुल जी इस समय मुस्कुरा रहे हैं जब अब्रसेन इस पूरे मसले पे बात कर रहे हैं। उनकी मुस्कुराहट ये बताती है कि आशा दीदियों की जो चिंता, जो मांग है वो महज राजनीतिक है। आप पश्चिम बंगाल से हैं, आशा दीदियों की इस मांग को लेकर ममता सरकार में इतनी असंवेदनशीलता क्यों? ऋतु जी, संस्कृत का एक श्लोक है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। ममता बनर्जी भारत की पहली इस दौर की, वर्तमान में अगर रेखा वर्मा को छोड़ दिया जाए तो बंगाल की लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही है, वर्तमान में भी हैं। और बंगाल में नारियों की क्या स्थिति है इसका अंदाज इसी से लगा लें कि कुछ दिनों पहले बेलडांगा में पिछले हफ्ता जो हिंसा हुई, 40 घंटे तक उत्पाती उपद्रवी तांडव मचाते रहे, आगजनी होती रही, हाईवे जाम हो गया, ट्रेनों पर प्रहार किया गया और वहां पर 40 घंटे तक ममता बनर्जी की पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। और आज कलकत्ता की सड़कों पर शांतिपूर्ण ढंग से हमारी नारी शक्ति माताएं बहनें अपने पेट के लिए, रोजगार के लिए, अपने जीवन यापन के लिए जो अपनी मांग को लेकर के वहां बैठी थी, उनके ऊपर में पुलिस का अत्याचार क्या कुछ हुआ है सब सामने आ गया है। 80,000 महिलाएं, आप कल्पना कर सकते हैं कि आर्थिक स्थिति की अगर बात करें तो समाज के सबसे निचले वर्ग से आती हैं। 5,250 रुपया उनका मासिक पगार है। उनकी मांग है उनको 15,000 रुपया किया जाए। 15,000 भी अगर होता है तो रोजाना 500 रुपए। ममता बनर्जी की सरकार ये देने की इच्छुक नहीं है। उनकी क्या मजबूरियां हैं? आज तक कलकत्ता की सड़कों पर कभी लाल रंग हावी रहा, कभी केसरिया हावी रहा, कभी हरा हावी रहा, लेकिन आज बैंगनी पोशाक के अंदर में, बैंगनी कलर के रंग में हमारी माताओं बहनों ने अपनी ताकत दिखा दी है। कल भी उनका धिक्कार दिवस जारी रहेगा। ममता बनर्जी की पार्टी का एमएलए सरकारी दफ्तर में घुस करके बेलडांगा के फरक्का के अंदर में मनीरुल इस्लाम तांडव मचाता है, सरकारी दफ्तर को तोड़फोड़ करता है, कुर्सियां फेंकी जाती हैं, कागजात नष्ट किए जाते हैं। तब माननीय ममता बनर्जी की निर्ममता सामने आती है। उनका नाम ममता है, लेकिन आज ममता बनर्जी की पुलिस ने आशा कर्मियों के ऊपर में, जो आंगनबाड़ी हम जिन्हें कहते हैं, उनके ऊपर जो अत्याचार किया उसकी कोई सीमा नहीं है। देखिए, एक बात में अगर मैं कहूं तो माननीय ममता बनर्जी अपने राजनीतिक जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रही हैं। उन्होंने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को भी अपना शायद दुश्मन बना रखा है। इसलिए वो कहते हैं कि उनके पार्टी के सारे जरूरी कागजात और उनकी सारी रणनीतियां आईपैक की ऑफिस में बनती हैं। उन्होंने न्यायपालिका को अपना दुश्मन बना रखा है, मीडिया को बना रखा है, केंद्रीय एजेंसियों को दुश्मन बना रखा है, राजभवन को बना रखा है और तो और चुनाव आयोग को भी दुश्मन बना रखा है। एसआईआर अगर देश के भले के लिए, नागरिकों के भले के लिए हो, ममता बनर्जी विरोध करेगी। अल्पसंख्यकों की बात करती हैं, उन्हें बरगलाने की कोशिश करती हैं। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो राजनीतिक जीवन का ममता बनर्जी का यह सबसे चुनौतीपूर्ण दौर है और जनता सामने आकर देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि किस प्रकार नारियों पर अत्याचार हो रहा है, जनता पर अत्याचार हो रहा है। एहतशामुल जी, अगर महिलाएं इस बड़ी संख्या में और वो भी आशा कार्यकर्ता, तो ये आप मान ले कि ये ग्रामीण पश्चिम बंगाल की आवाज है। ये महिलाएं जिस वर्ग से, जिस परिप्रेक्ष्य से आती हैं, वो पूरा गांव का इलाका है। अगर ये महिलाएं घर वापस जाती हैं तो एक बड़ा संदेश लेके जा रही हैं सरकार का। देखिए ऋतु जी, महिलाएं की हम लोगों को मालूम है, हमारी नेत्री खुद एक महिलाएं हैं, आज 3 बार चुन के आई हैं और आने वाले 2026 में चौथी बार आने जा रही हैं। ये उनको मालूम है कि महिलाएं का कितना सम्मान किया जाता है
हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जबान से महिलाएं की बात अगर करते हैं तो हमें अच्छे नहीं लगते हैं। मणिपुर वो भूल जाएंगे क्या? मणिपुर में एहतशामुल जी, पश्चिम बंगाल में महिलाओं को लेकर जिस तरह के मामले सामने आए हैं, उसके बाद ममता बनर्जी की संवेदनशीलता को लेकर कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। आशा कार्यकर्ताओं का ये प्रोटेस्ट 23 दिसंबर से लगातार जारी है। आज वो जब राजधानी पहुंची अपनी मांग को लेकर, को उनके साथ जो व्यवहार हुआ है, उनका कहना है कि वो अपना विरोध आगे भी जारी रखेंगी। कुछ ही महीने के बाद चुनाव है। चुनाव से पहले इस तरह का रुख पश्चिम बंगाल सरकार के लिए, ममता बनर्जी के लिए कोई बड़े अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप सभी का इस पूरे मसले पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय कम है। न्यूज नाइट में खबरें अभी और भी हैं, देखते रहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मेरा बेटा ईशान डॉक्टर बनेगा, डॉक्टर। मेरा ईशान तो साइंटिस्ट बनेगा। अब ये ईशान क्या बनेगा? ईशान कुछ भी बने, उसके साथ हमेशा है LIC की अमृत बाल चिल्ड्रन पॉलिसी। बड़े सपनों का रखे ख्याल। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। जरा सी हंसी दुलार, जरा सा जरा सी अनबन प्यार, जरा सा गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच पर भारत ने अपनी जोरदार उपस्थिति दर्ज कराई है। दुनिया भर को भारत की बढ़ती आर्थिक ताकत का भी एहसास कराया गया है और निवेशकों के भारत में निवेश के सुनहरे मौके से भी अवगत कराया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है और देश की अर्थव्यवस्था अगले 5 वर्षों में 6 से 8% की दर से आगे बढ़ेगी। पेश है ये रिपोर्ट। स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे विश्व आर्थिक मंच से भारत की आर्थिक ताकत और निवेश क्षमता की गूंज सुनाई दे रही है। इस दौरान आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भरोसा जताते हुए कहा कि आने वाले समय में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। उन्होंने कहा कि अगले 5 वर्षों में भारत की अर्थव्यवस्था 6 से 8% की दर से आगे बढ़ेगी। India will become the third largest economy in the coming few years itself. It's not a question of will it become. It's certainly, that's a certainty that will happen. It's a question of within next few years, we will definitely become the third largest economy. What's working very well is the last decade
of very transformational change which has happened in our country, and it's a very well thought through, well defined and very focused execution. It's built on 4 pillars: the pillar of public investment in physical, digital and social infra, the pillar of making sure that the entire society grows along with the growth of the country, so very inclusive growth. Third, the pillar of manufacturing and innovation. Fourth, the pillar of simplification. All this combined with the base of technology that we have put, we can very clearly say that India is going to grow with 6 to 8% real growth and a moderate 2 to 4% inflation and a nominal growth of 10 to 13% with 95% confidence interval in the next 5 years. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारत सरकार सहकारी संघवाद के सिद्धांत पर विशेष फोकस के साथ काम कर रही है, जिसमें केंद्र और राज्य मिलकर आपसी सहयोग से कार्य कर रहे हैं। We follow a model of cooperative federalism where the central government and the state governments, we work together to bring out many of the reforms. And some of the reforms which are happening in Maharashtra, in Andhra Pradesh, in Odisha, many of these reforms are now becoming the template for other states to follow. And the labor reforms implementation is a major step. GST simplification, labor reforms, opening the nuclear energy sector to private sector, and reforms in practically every sector. दावोस में अश्विनी वैष्णव ने IBM के CEO अरविंद कृष्णा और मेटा के मुख्य वैश्विक मामलों के अधिकारी जोएल कपलान से भी मुलाकात की। बैठक में स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े वैश्विक मुद्दों और डिजिटल समाधान पर चर्चा हुई। वहीं गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य के नीति आधारित शासन मॉडल और मजबूत स्थिरता के कारण गुजरात निवेश के लिए सबसे बेहतर स्थान है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई 3.0 स्मार्ट सिटी परियोजना की घोषणा की। रायगढ़ के पेन क्षेत्र में बनने वाली इस स्मार्ट सिटी के लिए 5 वैश्विक कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर हुए। We launch Raigad Pen smart city at Davos, and in that smart city we have inked 5 MOUs. 4 of them are with the Singaporean companies, and one is another company from another foreign companies. गुजरात ने नमक से भले शुरुआत की हो, लेकिन आज एयरक्राफ्ट की बात हो या सेमीकंडक्टर चिप की बात हो, हर सेक्टर्स में गुजरात में मैन्युफैक्चरिंग ने एक बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की है। दावोस से भारत का साफ संदेश है कि भारत अब सिर्फ उभरती अर्थव्यवस्था नहीं, बल्कि AI टेक्नोलॉजी और निवेश का वैश्विक नेतृत्वकर्ता बनता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। वहीं इससे पहले दावोस में इसी मंच से यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन का एक बड़ा बयान आया। उन्होंने भारत और यूरोपीय संघ के बीच होने वाले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट FTA को मदर ऑफ ऑल डील्स करार दिया है। ये समझौता न केवल आर्थिक बल्कि रणनीतिक रूप से भी अहम माना जा रहा है। We are on the cusp of a historic trade agreement. Indeed, some call it the mother of all deals. One that would create a market of 2 billion people, accounting for almost a quarter of global GDP. And crucially, that would provide a first mover advantage for Europe with one of the world's fastest growing and most dynamic continents. और दावोस के मंच पर, इस वैश्विक मंच पर भारत की आर्थिक ताकत और निवेश क्षमता पर और विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार शिशिर सिन्हा जी जुड़ रहे हैं। शिशिर जी, आपका स्वागत है। शिशिर जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, दावोस का 2026 का ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बेहद अहम भारत के लिए इसलिए भी कि सबसे बड़ा प्रतिनिधिमंडल ये पहली बार भारत का गया है, लेकिन भारत किस तरह से अपनी इकोनॉमिक लीडरशिप को इस मंच पे दुनिया के सामने रख रहा है? देखिए, इसको 3 इसके पहलू हैं। पहला अगर पहलू आप देखेंगे कि ये जो सम्मेलन है कैसे मौके पर हो रहा है, जब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने हमारे विकास दर में 70 मूल अंक, यानी कि हमारा जो पहले ग्रोथ रेट प्रोजेक्टेड था लगभग 6.5 था, 6.6 था, माफ कीजिएगा, अब जो है वो 7.3 पे पहुंचने का अनुमान है इस वित्त वर्ष के लिए। दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो वैश्विक जो परिस्थितियां हैं वो बहुत अनुकूल नहीं है। हम सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के जो इंडिकेशंस आए हैं, संकेत आए हैं, वो वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए बहुत अच्छी बात नहीं है।
तीसरी तरफ अगर आप ये देखें कि जब बजट आने वाला हो और उसको लेकर के बहुत सारे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि किस तरीके से हमें जो है वो अपने विकास की रफ्तार को बढ़ानी है, और इन सब के बीच में यूरोपियन यूनियन ने यह संकेत दिया है कि वो एक बड़ा हमारे साथ समझौता करने वाला, जो मदर ऑफ ऑल डील्स के नाम से जाना जा रहा है, और उम्मीद है कि 27 तारीख को समझौते पर दस्तखत होंगे। तो इन 3-4 घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इस मंच पर भारत को जो सम्मान मिला है, और चाहे वो ईयू की नेता हो या किसी और भी नेता के आप बयान को सुने, तो वहां पर आपको एहसास होगा कि किस तरीके से भारत को सम्मान दिया जा रहा है। और भारत की कोशिश ये है कि वैश्विक मंच पर वो इस बात के लिए पुरजोर तरीके से वो अपनी बात रख सके कि हम दुनिया के सबसे तेजी से विकास करने वाले देश हैं, और हमारी कोशिश इस विकास की रफ्तार को बनाए रखने की। जी शिशिर जी, केंद्रीय मंत्री ने इस मंच पर भारत के एआई के क्षेत्र में जो लगातार काम हो रहा है उसे लेकर भी ये बताया कि किस तरह से भारत आने वाले समय में दुनिया को एआई से संबंधित तमाम सॉल्यूशंस का एक तरह से नंबर 1 बनने जा रहा है भारत, जो दुनिया को देगा। इसी के साथ उन्होंने एआई में वैश्विक लीडरशिप का नेतृत्व करने की भी बात की भारत की। एआई के क्षेत्र में किस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है और ये मंच क्यों अहम हो जाता है दुनिया को ये जानने के लिए कि भारत की एआई क्षमताएं क्या हैं? देखिए, तकनीक के मामले में भारत की क्षमता पर कभी संदेह नहीं रहा। आप देखिए कि सिलिकॉन वैली में अगर जो बड़े हमारे जो लीडर्स हैं वो भारत के मूल भारत के हैं, और बड़े पैमाने पर हम जो है वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट भी करते हैं। हार्डवेयर के मामले में भी हमारी स्थिति ठीक है, लेकिन हाँ, वहां पर थोड़ी स्थिति सॉफ्टवेयर के मुकाबले में अलग है। तो आईटी और आईटीईएस में हम काफी आगे हैं। अब मुद्दा है कि जब पूरी दुनिया चर्चा करे कि एआई से पूरा स्वरूप क्या होगा वैश्विक अर्थव्यवस्था का, और वहां पर हम पूरी दुनिया के सामने हम ये उदाहरण रखना चाहते हैं कि आप किसी भी स्तर पर, चाहे वो एप्लीकेशन के स्तर पर हो या चिप बनाने की स्थिति हो या एआई के लिए इनेबलिंग मिशन की बात हो, उन सभी में हमारी नीति तैयार है। हम उन नीतियों पर अमल करना शुरू कर चुके हैं। तो ये एक बड़ा संकेत है कि एआई के मामले में हम एक नेतृत्व करने जा रहे हैं। जो अभी हम आईटी और आईटीएस की बात करते हैं, सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, यही स्थिति, कुछ इसी तरह की स्थिति हम एआई में रखने वाले हैं। ये भी संकेत इस मंच से दिया जा रहा है। शिशिर जी, इस मंच से भारत जब लौटेगा तो एक तरह से ये देखा जा रहा है अलग अलग राज्यों के अभी तक जो एमओयूज हुए हैं, जो समझौता पत्र हुए हैं, निवेश को लेकर बड़ी संख्या में दुनिया ने तमाम राज्यों में अपनी रुचि जाहिर की है। ऐसे में भारत आने वाले समय में जब विकसित भारत के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रहा है तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ये मंच किस तरह से अहम हो जाएगा, और इसकी शुरुआत से पहले जिस तरह से ईयू की प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि मदर ऑफ ऑल डील्स भारत के साथ जल्द ही होने जा रही है, ये उसको और कितना पुश देता है? देखिए, भारत को अगर अगले 2 साल के भीतर 5 ट्रिलियन, फिर 2030 तक 7 ट्रिलियन और 2033 तक 10 ट्रिलियन डॉलर और फिर 2047 तक विकसित भारत यानी करीब 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को हासिल करना है, तो इसमें राज्यों की बहुत बड़ी भूमिका है। क्योंकि भारत राज्यों से मिल करके बना है, केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों को मिला करके बना है। तो भारत की विकास यात्रा राज्यों से शुरू होती है। राज्य अगर तेज से विकास करेंगे तो उसका फायदा पूरी भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा। अब यहां पर देखिए कि जितने भी मुख्यमंत्री हैं उनकी कोशिश क्या है कि उनके राज्य में किस तरीके से ज्यादा निवेश आए। एक बात और आप यहां पर गौर करिएगा कि तमाम राज्यों के बीच एक प्रतिस्पर्धा मची हुई है। यहां पर भी वो वैश्विक स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो निवेश सम्मेलन आयोजित करते हैं। लाखों करोड़ रुपए के जो है वो निवेश की सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। और अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हो रही थी। उन्होंने कहा कि लगभग 9 लाख करोड़ रुपए के जो निवेश प्रस्ताव थे, जो हमने निवेश सम्मेलन में जिसका हमने सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, वो अब जमीन पे आ गए हैं। तो ये अगर इस रफ्तार को आगे बढ़ाना है तो ये मंच उसके लिए सबसे बेहतर है, क्योंकि दुनिया के तमाम जो कॉर्पोरेट लीडर हैं वो इस मंच पर मौजूद होते हैं। शिशिर जी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये सब जो संभावना
संभव हो रहा है, यानी कि भारत आने वाले कुछ ही समय में, और जल्द ही उन्होंने कहा, उन्होंने बाकायदा इस तरह से कहा कि अब ये कोई सवाल नहीं रह गया है कि भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहा है। भारत कुछ समय में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने जा रहा है। इसके लिए उन्होंने कहा कि पिछले 10 साल का जो सफर रहा है, सुधारों का सफर रहा है, रिफॉर्म्स का एक सफर रहा है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का रहा है, उसे लेके जो तमाम रिफॉर्म किए गए हैं, तो एक ट्रांसफॉर्मेशन रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रिफॉर्म एक्सप्रेस है उसका ये बड़ा असर है। तो क्या देश की एक पूरी बदले हुए नए भारत की एक छवि इस मंच पे केंद्रीय मंत्री ने रखी, तमाम राज्यों ने रखी? बिल्कुल, हम देखिए चौथी के कगार पे हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष भी कह चुका है कि 2025-26 के अंत में हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। जापान मतलब 4 लाख करोड़ रुपए के डॉलर से जो है हम कहीं आगे बढ़ जाएंगे। अब जब तीसरी बनने की बात आती है, उसमें कितना समय लगेगा? आप देखेंगे कि अगर इस रफ्तार से अगर हम 2025-26 की बात करें, 7.4% का अनुमान है। हालांकि कुछ अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि 7.5 से भी ऊपर जा सकता है। अगर 2026-27 की बात करें तो वो 6.5-6.4% के बीच रहने का अनुमान है। यहां तक कि 2027-28 में भी 6% से ऊपर ही विकास दर रहने का अनुमान है। तो जब इस तरह की विकास दर की रफ्तार आपकी आएगी तो जाहिर सी बात है कि आपके लिए जो अर्थव्यवस्था का आकार है वो और तेजी से बढ़ेगा। और हमारे लिए तीसरी अर्थव्यवस्था में जो अब महत्वपूर्ण हो जाता है कि उसमें कितना समय लगता है, 1 साल का समय लगता है, 2 साल का समय लगता है, लेकिन हमारा जैसा अनुमान है और जो अर्थशास्त्रियों का आकलन है कि वो अगले 2 सालों में उस लक्ष्य को भी हम हासिल कर लेंगे। अब शिशिर जी, एआई के ही संदर्भ में अगर बात करें तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जब इस मंच पर बातचीत में इन बातों को रखा है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से एआई के पूरे क्षेत्र में जो 5 स्टैग है उसको लेकर भारत किस तरह से आगे बढ़ रहा है। यानी एआई पे अपने सॉवरेन मॉडल्स तैयार कर रहा है भारत। वो 12 मॉडल हैं जिसमें से 2 अब जल्द ही सामने आएंगे, लेकिन उसमें जो 5 स्टैग हैं उसमें भी भारत की अपनी ये अपने क्षेत्र है भारत का। तो ये पूरी तरीके से आत्मनिर्भर होकर भारत काम करेगा, एप्लीकेशन लेयर पे, मॉडल लेयर पे, चिप लेयर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी लेयर। यानी कि इन 5 क्षेत्रों से एक बड़ी संख्या में, एक बड़ी मात्रा में रोजगार भी उपलब्ध होगा देश में। तो ये बड़ा बदलाव देश का दुनिया के सामने आज केंद्रीय मंत्री ने रखा। देखिए, एआई एक हकीकत है, उसको हमें उसका सामना करना है, उससे हमें डरना नहीं है। और डरना ही नहीं है बल्कि एआई का कुछ इस तरीके से इस्तेमाल करना है कि जिससे हमारी देश की जो आर्थिक ज़रूरतें हैं, रोजगार की ज़रूरतें हैं, वो कैसे पूरी हो सके। मुझे याद है कि देश में जब कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू हुआ तो लोगों ने कहना शुरू किया कि बहुत लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। ये अलग बात है कि कंप्यूटर आने के बाद लोगों के कौशल्य में बढ़ोतरी हुई और जिन्होंने इस कौशल्य को अपनाया वो आगे बढ़े। आज एआई के मामले में भी यही है। तो अब जरूरत है कि हम उसके लिए क्या इनेबलिंग इन्वायरमेंट दे पाते हैं कि नहीं, क्या जो उसके लिए इकोसिस्टम है वो हम तैयार कर पाते हैं कि नहीं। और आप इस बात से वाकिफ हैं कि अगले कुछ दिनों में, माफ कीजिएगा, अगले महीने शायद हमारे यहाँ एआई समिट भी होने वाला है। और उस एआई समिट में जो अलग अलग हमारी जो पूरी एक तैयारी है उसका और ब्यौरा सामने आएगा। लेकिन एक बात साफ है कि एआई से जो उपजी परिस्थितियां हैं या एआई से जो मौके बन रहे हैं उसके लिए एक इकोसिस्टम तैयार करना हमारे लिए काफी हद तक, जिसे कहा जाए, तैयारी उसकी पूरी हो चुकी है। जी हाँ, समय से पहले एआई को लेकर भारत अपनी तैयारी के साथ तैयार है, जिसमें अपने सॉवरेन मॉडल्स बना रहा है। यानी कि एआई को लेकर भारत अपनी लीडरशिप, अपने नेतृत्व को भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पर रख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस पूरे मामले पर। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद होंगी कुछ और खबरें। देखते रहिए न्यूज़ 9। केड़ा मसाला ओए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे। विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं, पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से,
फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ओ हरि भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा मुखिया जी। अरे मुखिया जी नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूँ। अब मैं LIC एजेंट हूँ। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। UPI कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी को 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी सहायता को मंजूरी दे दी है। ये 5,000 करोड़ रुपए की इक्विटी पूंजी वित्तीय सेवा विभाग द्वारा 3 चरणों में निवेश की जाएगी। इसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 में 3,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 और 2027-28 में 1,000 करोड़ रुपए की राशि संबंधित पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की 31 मार्च की बुक वैल्यू पर निवेश की जाएगी। वित्त वर्ष 2026-27 और 27-28 में 1,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। अब तक करीब 6.90 करोड़ MSME द्वारा कुल 30 करोड़ लोगों को रोजगार उपलब्ध हुआ है। 2028 के अंत तक 25 लाख नए MSME को लाभ मिलेगा और जिससे 1 करोड़ से अधिक रोजगार पैदा होने का अनुमान है। MSME सेक्टर को बूस्ट मिलेगा। इस फैसले से कारोबार को भी एक नई रफ्तार मिलेगी। वहीं कैबिनेट के दूसरे फैसले में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अटल पेंशन योजना को जारी रखने, प्रचार और विकासात्मक गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता को 2030-31 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी, जिसके जरिए लाखों निम्न आय वर्ग और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए वृद्धावस्था आय सुरक्षा सुनिश्चित करने का सरकार का लक्ष्य है। आपको बता दें कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को वृद्धावस्था आय सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से APY को 9 मई 2015 को शुरू किया गया था। APY 60 वर्ष की आयु से शुरू होकर अंशदान के आधार पर प्रतिमाह 1,000 रुपए से 5,000 रुपए तक की गारंटीकृत न्यूनतम पेंशन प्रदान करता है। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो आ गए, लेकिन स्वाद नहीं आया। अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया, मोंगिया स्टील। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है।
ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। जरा सी हंसी दुलार जरा सा जरा सी अनबन प्यार जरा सा यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के ऋषिकेश में गीता भवन स्वर्गाश्रम में गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका कल्याण के शताब्दी अंक के विमोचन समारोह में हिस्सा लिया। इस मौके पर अमित शाह ने गीता प्रेस के योगदान की सराहना की। गृह मंत्री के मुताबिक भारतीय संस्कृति और सनातन धर्म के प्रचार प्रसार में गीता प्रेस की भूमिका ऐतिहासिक रही है। भारत का हर वो व्यक्ति जिसको सनातन धर्म से आकांक्षा है, दुनिया का हर जो व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति की ओर, दुनिया की समस्याओं के समाधान के लिए देख रहा है, और हर वो व्यक्ति जो इस भूमि को प्यार करता है, वो गीता प्रेस से अनजान हो ही नहीं सकता। गीता प्रेस ने अपना ये स्थान निश्चित किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुगल काल में हिंदू धार्मिक स्थलों पर हुए अत्याचारों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि तोड़ने वालों से श्रद्धा की भक्ति कहीं अधिक होती है। इतिहास का हवाला देते हुए अमित शाह ने जिक्र किया कि गजनी और खिलजी जैसे आक्रांताओं ने इतिहास में गुम हो गए, जबकि सोमनाथ मंदिर पर आज भी सनातन की ध्वजा लहरा रही है। अमित शाह ने यह भी बताया कि सोमनाथ मंदिर को तोड़े हुए 1000 वर्ष पूरे होने पर सरकार पूरे वर्ष को सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष के रूप में मना रही है। श्री सोमनाथ के मंदिर को तोड़े हुए 1000 साल हुए और भारत सरकार पूरा वर्ष सोमनाथ स्वाभिमान वर्ष के रूप में मनाने जा रही है। हमारे श्रद्धा स्थान को 16 बार तोड़ा गया, 16 बार फिर से बना, और तोड़ने वाले गिजनी, खिलजी, मोहम्मद बेगड़ा सब कहीं ना कहीं गुम हो गए। सोमनाथ की सनातन की ध्वजा आज भी दिग दिगंत पर लहरा रही। और न्यूज नाइट में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। MDH किचन किंग मसाले को किंग क्यों कहते हैं? अगर MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला, मिक्स वेजिटेबल, मटर पनीर और भी बहुत कुछ। ये तो मैजिक है। बहुत बढ़िया। लाइक मैजिक। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1।
किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1,12,00,000 से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। जरा सी हंसी दुलार जरा सा the taste of India। जरा सी अनबन प्यार जरा सा the taste of India। यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है taste of India। इच्छाओं की कोई उम्र नहीं होती, आज हो या कल आंखों में हरदम चमकती, कल भी रहे आज के ठाट, ना हो टेंशन रिटायरमेंट के बाद, हाँ करनी है तैयारी एनपीएस जरूरी है। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। टिंग टिंग, अम्मा मैसेज मैसेज। मैं आपके मौसा के चाचा का नाती का पोता, शादी का कार्ड मैसेज में भेजा है, डाउनलोड करिए और आशीर्वाद दीजिए। मैं तो आपको जानती भी नहीं, फिर भी शादी का कार्ड खोलूं? मैं मूर्ख नहीं हूँ। क्या बात है अम्मा। यूपीआई कहता है अगर कोई अनजान नंबर से फाइल या लिंक भेजे तो क्लिक मत करो और कहो मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। दिल्ली के भारत मंडपम में भारतीय चुनाव आयोग द्वारा आयोजित लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2026 आज से शुरू हो गया। उद्घाटन सत्र में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रक्रिया में साल दर साल सुधार हो रहा है। भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंध संस्थान द्वारा आयोजित 3 दिवसीय भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन सम्मेलन 2026 आज से नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हो गया है। सम्मेलन में 70 से अधिक देशों के लगभग 100 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 3 दिनों में 40 से अधिक द्विपक्षीय बैठकें और 36 सत्र आयोजित किए जाएंगे। उद्घाटन सत्र में बोलते हुए मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि भारत में लोकतंत्र की सबसे बड़ी प्रक्रिया चुनाव में साल दर साल सुधार करने की है। Indian elections become one of the largest exercise on planet year after year in terms of logistics, numbers and transparency. Each booth, polling booth in India, roughly has around 970 electors, roughly 300 houses. And the responsibility of the electors and ensuring that all the eligible electors are included in the electoral roll is vested with a booth level officer. The booth level officer is the foundation and is the foundational pillar for the electoral democracy in India. इसी के साथ उन्होंने बिहार में हुए चुनाव पर कहा कि बिहार में 7.5 करोड़ मतदाताओं को SIR के माध्यम से मतदाता सूची में शामिल किया गया, जिसे बिना किसी शिकायत के पूरा कर लिया गया। With the efficiency of the booth level officers, the electoral registration officers and the chief electoral officer of Bihar, that out of 75 million electors, the number of appeals were 0. And another feat which was achieved in these Bihar elections were, we had polling on 2 dates, 6th November and 11th November. Nearly 1 lakh polling stations. And once again, a leading question, how many repolls were required? 0.
सम्मेलन के दौरान दुनिया भर की डेमोक्रेसी के एटलस पर विस्तार से चर्चा के बाद इसे अंतिम रूप देने पर काम किया जाएगा। साथ ही आयोग भारत निर्वाचन आयोग के सभी चुनाव संबंधी सूचनाओं और सेवाओं के लिए एक ही स्थान पर उपलब्ध डिजिटल प्लेटफॉर्म ECI नेट का औपचारिक रूप से शुभारंभ भी करेगा। ऋषि कुमार, DD न्यूज, दिल्ली। और इसी के साथ न्यूज नाइट में आज बस इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे